गुंजन दीक्षित, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात करेंगे मैनपुरी उपचुनाव की, जिसकी सत्ता से परिवारवाद का फसाना एक बार फिर उठ रहा है। डिंपल यादव की उम्मीदवारी से समाजवादी पार्टी को यकीन है कि वो मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने में सफल रहेगी। तो भगवा कैंप समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ में हराने के लिए परिवारवाद की परिभाषा गढ़ रहा है। मैनपुरी संसदीय सीट के साथ खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए भगवा ब्रिगेड सीक्रेट तैयारी कर रही है। तो रामपुर सीट पर आजम का खेमा और खतौली सीट पर जयंत चौधरी भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयार है। इधर बसपा नए समीकरण से धमाल की तैयारी कर रही है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। मैनपुरी संसदीय सीट जो समाजवाद का गढ़ है, समाजवाद का वो मजबूत किला जो सत्ताधारी दल भाजपा कभी फतेह नहीं कर पाए। लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समीकरण बदल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां बदल चुकी हैं। मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारकर बड़ा दांव चला है। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस दांव पर भाजपा ने परिवारवाद का फसाना गढ़ा है। अब भाजपा का ये फसाना डिंपल यादव को मैनपुरी के चुनावी मैदान में फंसाएगा या उनकी विरासत बचाएगा? सवाल बड़ा है। विरासत के लिए डिंपल मैनपुरी के मैदान में। समाजवाद के गढ़ में भगवा ब्रिगेड किसे करेगी सामने? परिवारवाद पर छिड़ी आर पार की जंग। मैनपुरी पर चढ़ेगा भगवा या लाल रंग? मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर डिंपल यादव ने मैनपुरी के मैदान में दावेदारी ठोक दी है। लेकिन भगवा ब्रिगेड किसकी उम्मीदवारी तय करेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। भगवा कैंप मैनपुरी के समाजवादी किले को भेदने के लिए कई नामों पर चर्चा कर रहा। इसमें पहला नाम 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे प्रेम सिंह शाक्य का है, दूसरा नाम रघुराज शाक्य का है और तीसरा नाम ममतेश शाक्य का है। माना जा रहा है कि मैनपुरी सीट पर बीजेपी किसी शाक्य को उम्मीदवार बना सकती है और इसके पीछे वोटों का गणित है, क्योंकि मैनपुरी की लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा यादव वोटर है और उसके बाद शाक्य वोटर वहां दूसरे नंबर पर आते हैं। इसीलिए बीजेपी की रणनीति है कि वहां डिंपल यादव के सामने किसी शाक्य को चुनाव मैदान में उतारा जाए। 2019 में भी बीजेपी ने शाक्य उम्मीदवार उतारा था और तब उम्मीदवार को 4,30,000 से ज्यादा वोट भी मिले थे। माना जा रहा भाजपा मैनपुरी के मुकाबले को यादव बनाम शाक्य में बदलने का गेम तैयार कर रही, जिसके संकेत मिलते ही सपा ने आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बना दिया था। दरअसल मैनपुरी में यादव वोटर्स के बीच शाक्य वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। मैनपुरी में यादव मतदाताओं की संख्या करीब 4.25 लाख है, जबकि शाक्य वोटर 3.25 लाख के करीब है। ब्राह्मण वोटर 1,10,000 हैं, तो दलित 1,20,000 और लोधी वोटर 1 लाख के करीब है, जबकि मुस्लिम मतदाता 55,000 है। कहा जा रहा है कि इसी जातीय समीकरण में भगवा ब्रिगेड जीत का रास्ता तलाश रही है। उत्तर प्रदेश के पुराने परिणाम देख लें, चाहे 22 का लेटेस्ट विधानसभा का परिणाम देख लें, या अभी जो उपचुनाव हुए जिसमें आजमगढ़ और रामपुर का पार्लियामेंट का चुनाव था, जो अवैध किले इनके समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, पूरी तरह ढहाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तीनों हम दोनों असेंबली जीतेंगे और लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी का भी चुनाव कमल जीतेगा, कमल खिलेगा और हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव मैदान में है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव की दावेदारी की घोषणा के बाद सामने आई अपर्णा यादव की यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। सवाल है क्या डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव मैनपुरी के मैदान में उतरेंगी
अगर उम्मीदवार के रूप में नहीं तो क्या भगवा कैंप के लिए प्रचार करेंगी? और क्या मुलायम की विरासत पर मुकाबला बहू बनाम बहू का होगा? इस बीच दोनों ओर से मैनपुरी के महामुकाबले में जीत के दावों का दौर जारी है और चुनावी लड़ाई परिवारवाद तक आ पहुंची है, जिसकी शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के ट्वीट से हुई। भूपेंद्र चौधरी ने लिखा, अखिलेश यादव जी का परिवारवाद ही सपा का असली समाजवाद है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट और अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया। परिवारवाद सपा का इतिहास था, वर्तमान है और भविष्य भी रहेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम भले ही समाजवादी, लेकिन पार्टी है पूरी परिवारवादी। और डिंपल यादव का टिकट देकर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, तो इससे आगे वो जा नहीं सकते। और मुझे लगता है कि परिवारवाद का जिस तरह से ये काम करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, ये कोई पसंद नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई। और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गया। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। समाजवादी पार्टी की सियासत को लेकर भाजपा पहले भी परिवारवाद के आरोप लगाती रही है और इस बार जबकि अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा तो भाजपा के वार और भी तीखे हुए, जिस पर समाजवादी पार्टी आक्रामक है। समाजवादी पार्टी ने जनता की भावना और मांग और डिमांड के हिसाब से अपना उम्मीदवार चयन किया है। उस पर सवाल उठाने का हक समाजवादी पार्टी के लोगों को है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार तय करना चाहती है। ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, क्या हम इनको संतुष्ट करने के लिए उम्मीदवार देंगे? क्या ये हमारे अच्छे उम्मीदवार की तारीफ करेंगे? ये फ्रस्ट्रेट लोग हैं, अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे। दरअसल मैनपुरी संसदीय सीट सैफई परिवार की साख से जुड़ी है, जिस पर भाजपा को कभी भी विजय हासिल नहीं हुई। लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव को भगवा ब्रिगेड मौके की तरह देख रही। ऐसे में अखिलेश यादव को परिवारवाद पर घेर रही आजमगढ़ से गोला गोकर्ण सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव के प्रचार न करने पर सवाल भी उठा रही। एक बार समाजवादी पार्टी ने अपने परिवारवाद पार्टी का परिचय दिया उनको लड़ा करके, और वैसे किसी भी पार्टी का अपना होता है कि वो किसको लड़ाएं, लेकिन आजमगढ़ भी उन्होंने परिवार को लड़ाया और यहाँ भी लड़ाया। सर, अगर बात करें तो अपर्णा यादव की चर्चा हो रही बीजेपी से, आपको लग रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट बनेंगी तो बहू वर्सेस बहू में वो जीत पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपना प्रत्याशी बनाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा जीतेगी, उसके आंकड़े साफ हैं। और ये जीत दर्ज करना चाहती है नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में। इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं और सभी नेता, सभी कार्यकर्ता ताकत के साथ जैसे हर चुनाव में जैसे काम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे। पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव को जीतेगी। माना जा रहा है कि 14 नवंबर यानी सोमवार को भाजपा मैनपुरी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। वहीं बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले, जबकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो उपचुनाव के मैदान में नहीं उतरेगी, जिसका असर भी नतीजों पर दिखेगा। फिलहाल मैनपुरी के मन में क्या है, तस्वीर 5 दिसंबर को ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मैनपुरी संसदीय सीट के साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों ही सीट पर मुकाबला कड़ा है, क्योंकि रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान की सियासी विरासत जुड़ी हुई है और दूसरा रामपुर सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। ऐसे में भाजपा रामपुर सीट को जीतने के लिए सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है। वहीं खतौली सीट पर जैन चौधरी की ललकार ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है।
की सदस्यता रद्द होने के बाद जो उपचुनाव होगा वहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निर्वाचन प्रक्रिया एक दिन आगे बढ़ाई गई और अब नाम दाखिल करने का अंतिम दिन 18 नवंबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि रामपुर की इस सीट पर आजम खां, जिसे कहेंगे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, वही होगा। इस बात की भी संभावना ज़्यादा है कि आजम खां के परिवार से ही कोई उनकी खाली हुई सीट पर चुनाव लड़े। रामपुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। रामपुर सीट पर मुस्लिम वोटर की संख्या करीब 80,000 है, वैश्य वोटर 35,000 है और लोधी वोटर भी 35,000 के करीब है, जबकि एससी वोटर 15,000 और यादव वोटर की संख्या 10,000 के करीब है। मतलब ये कि रामपुर विधानसभा सीट पर MY समीकरण काफी अहम है, जिसे साधने के लिए भगवा कैंप अल्पसंख्यक वाली रणनीति पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। अल्पसंख्यक मतदाताओं को साथ लाने के लिए भाजपा 12 नवंबर यानी शनिवार को रामपुर के गांधी मैदान में लाभार्थी सम्मेलन करने जा रही, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल होंगे। 12 नवंबर को महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा एक बड़ा पसमंदाओं का कार्यक्रम, जिसमें हजारों की तादाद में लोग रहने वाले हैं। यहाँ से एक नया बिगुल बजेगा जो समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम और भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताने का काम रामपुर से करने वाला है। आप देख सकते हैं कि जो आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ या चाहे गोला विधानसभा का जो चुनाव हुआ, अभी तमाम जगह मुस्लिम समाज के लोगों ने आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया, उन्हें जिताकर ये स्पष्ट संकेत दे दिया कि आज का मुस्लिम ये तरक्की पसंद मुस्लिम है और योगी सरकार के नीतियों पर विश्वास करने वाला मुस्लिम है। मतलब ये कि भाजपा रामपुर सीट पर प्रत्याशी के ऐलान से पहले ही ये समझ लेना चाहती है कि क्षेत्र में माहौल क्या है और किस प्रत्याशी पर दांव खेला जा सकता है। बीजेपी लगातार रामपुर को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। सूत्रों की माने तो 3 नाम रामपुर से वो लखनऊ में पार्टी को भेजे जा सकते हैं। इनमें आकाश सक्सेना, जिन्होंने आजम खां के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी, उनका नाम हो सकता है, भारत भूषण गुप्ता का नाम हो सकता है और इसके अलावा डॉक्टर तनवीर का भी नाम हो सकता है। हालांकि टिकट किसे मिलेगा ये तो जब शनिवार को लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी तब तय होगा। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी संसदीय सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे। तीनों ही सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर रही, लेकिन दावा यही है कि तीनों सीटों पर कमल खिलेगा। हम लोग उम्मीदवार नहीं है, हम लोग कतई उम्मीदवार नहीं है, न मेरा कोई इंटरेस्ट है, लेकिन जैसा पार्टी का जिसको भी आदेश मिलेगा, कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा और जिताएंगे। जो भी लड़ेगा, जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उसको चुनाव जीताएंगे, लेकिन मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन के आएगा, ये पक्का है। खतौली सीट पर भाजपा का मुकाबला जाटलैंड में मजबूत माने जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल से है। दोनों ही दलों ने खतौली सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी भले ना किया हो, लेकिन जीत के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। 13 नवंबर को रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी 3 जनसभाएं करेंगे। पीपलहेड़ा, खेड़ी कुरैशी और मसूरपुर में जयंत चौधरी की सभा होगी। इस बीच रालोद के नेताओं ने भी गांव में डेरा डाल दिया है। रालोद के सभी 8 विधायक खतौली में मोर्चा संभालेंगे। जी बिल्कुल, दोनों नेताओं ने, माने जयंत चौधरी जी ने और अखिलेश यादव जी ने मिलकर तय किया है कि रामपुर और मैनपुरी में समाजवादी के सिंबल पे जो है चुनाव होगा और खतौली में RLD और नलके का निशान रहने का काम होगा। RLD वहां पर चुनाव? जी, RLD राष्ट्रीय लोकदल के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा कर दी है कि चुनाव वहां पे RLD लड़ेगी और पर्चा भरने की तारीखें आ चुकी हैं। उधर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। स्थानीय स्तर पर संयोजकों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रत्याशी पर भी मंथन जारी है। माना जा रहा है कि भाजपा खतौली सीट से अयोग्य ठहराए गए विक्रम सैनी की पत्नी को उतार सकती है। इसके अलावा भी कई नामों पर मंथन हो रहा। उम्मीद है शनिवार को लखनऊ में होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी, जिसे दिल्ली भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात बहुजन समाज पार्टी की नई रणनीति की।
मौजूदा वक्त में बुरे दौर से गुजर रही बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को साध रही है, बल्कि अपने लिए एक ऐसा मंच तैयार करने की कोशिश कर रही है जिससे सत्ता का रास्ता तय किया जा सके। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड पर बहुजन समाज पार्टी का फोकस है और नजर दिल्ली पर जमी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने की कवायद के साथ बहुजन समाज पार्टी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में उतर गई है। उत्तर प्रदेश में बसपा की मजबूत पॉलिटिक्स। बसपा पहाड़ पर करेगी सियासी चढ़ाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बुरे दौर से गुजर रही बसपा अब मजबूती का संदेश दे रही है, अपने लिए नए लक्ष्य तय कर रही है। उत्तर प्रदेश की एक संसदीय सीट और 2 विधानसभा सीटों पर बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन निकाय के लिए बसपा की निर्णायक तैयारी है। डीएम यानी दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की कवायद लगातार जारी है। मेरठ नगर निगम का यहाँ का प्रत्याशी हूँ 2022 में, और इसी को लेके पूरे मेरठ के अंदर एक जो हमारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी में खुशी की लहर है और काफ़ी तादाद में पार्षदों का उनका मुझसे मिलना रे करना, तो मैं अपने सभी उन लोगों से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा 2022 में मेयर नगर निगम का, और वो पूरी तैयारी रखें। हाल ही में समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतरकर हाथी पर सवार हुए इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में लगातार घूम रहे, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे और ये बता रहे कि मुस्लिमों के हित की चिंता अगर किसी को है तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। मतलब टारगेट फिक्स है, जिसके आगे मुस्लिम पॉलिटिक्स है। बसपा ने इमरान मसूद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर इमरान मसूद का दावा है कि 2027 में उत्तराखंड में बसपा की सरकार बनेगी। देखिए, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, और हमारा लक्ष्य कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को लेकर चलेंगे कि हम उत्तराखंड के अंदर अपनी सरकार बनाएं। 2027 में हम स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा, हम 2027 में स्वीप करेंगे और हरिद्वार के परिणाम भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे सहारनपुर के अंदर स्वीप होगा। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में बसपा के 2 विधायक हैं। अब सवाल है कि 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड की सत्ता का सफर बसपा कैसे तय करेगी। वर्तमान में अगर बात करें तो बीएसपी की उत्तराखंड के अंदर 2 विधायक हैं और 2 विधानसभा सीटों में उसे जीत मिली है। ऐसे में उसकी पूरी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव 2024 में पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाए और कोशिश रहे कि उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार सीट पर पूरी मजबूती के साथ, दमखम के साथ बसपा अपनी दावेदारी उपस्थित कर सके। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं, बसपा की नजर दिल्ली पर भी है। दिल्ली में दिसंबर के महीने में एमसीडी के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में बसपा भी हिस्सा लेगी। बसपा की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी अब दिल्ली के अंदर भी अपनी पैठ बढ़ाने जा रही है। अगर बात करें तो दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनाव में बसपा ने आज 31 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ साथ और बात करें तो बीएसपी अपने और भी कैंडिडेट की सूची जारी कर सकती है। चूंकि अगर बात करें तो दिल्ली में नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को होना है, जिसके नतीजे 7 दिसंबर को आए। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा भी जल्द हो सकती है। ऐसे में बसपा पूरी तैयारी में जुटी है। बसपा का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। दूसरे लफ्जों में कहें तो दलित मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है। ये वही समीकरण है जिसके आसरे बसपा ने 2007 में सत्ता का सफर तय किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।